कहानी शुरू करते हैं। बुरी खबर एक। जब झांग युआन ने अपने कप्तान का आदेश सुना तो उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखी। गैस स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए उसे एक बुरा एहसास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। दृढ़ता से सिर हिलाते हुए वह आवश्यक तैयारी करने के लिए चला गया। जिन शुयान खिड़की के पास गया। वहां खड़े होकर उसने अपनी मुट्ठियों को पीठ के पीछे कसकर भींच लिया। बाहर तूफान गरज रहा था और ज़ोंबियों की कोई दहाड़ नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे सर्वनाश से पहले के समय में लौट आए हों। वह शांत और स्थिर था, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। 1 घंटे से भी कम समय में सैनिक लिविंग रूम में लौट आए। झांग युआन जिन शुयान के पास गया और रिपोर्ट दी, कप्तान, काम हो गया। जिन शुयान अपनी टीम की ओर देखने के लिए मुड़ा। इस बार उसे यकीन नहीं था कि उनमें से कितने जीवित बचेंगे। एक पल के लिए अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए उसने अपने भीतर के भावनाओं के तूफान को छिपा लिया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो उसके चेहरे का भाव शांत था। हम बारिश रुकने तक यहीं रुकेंगे। अब से हर किसी को हर आधे घंटे में अपना तापमान चेक करना होगा। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें, उसने गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर सैनिकों ने एक दूसरे को अनिश्चित नज़रों से देखा। एक पल के बाद वेंकाई ने पूछा, कप्तान, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सो जाओ, इस जवाब ने उन्हें दंग कर दिया। जब से दुनिया एक जिंदा नर्क में बदली थी और सड़कों पर ज़ोंबियों का बोलबाला हुआ था, ये पहली बार था जब उनके कप्तान ने ऐसा आदेश दिया था। जिन शुयान ने उनकी हिचकिचाहट और संदेह को भांप लिया, लेकिन उसके पास समझाने का कोई तरीका नहीं था। केवल वे लोग ही समझ सकते थे जो इस बारिश के बाद आने वाले दुर्स्वप्न से गुजरे हों कि सो पाना एक दुर्लभ विलासिता थी। उसके मन में एक परिचित चेहरा उभर आया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने भीतर उमड़ती बेचैनी को दबा दिया। अभी वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि वह सुरक्षित हो, कि वह बहुत देर होने से पहले लिन आन विश्वविद्यालय से भागने में सफल रही हो। उसी समय लिन आन विश्वविद्यालय के व्याख्यान कक्ष लेक्चर हॉल में छात्र बारिश देखकर खुशी से झूम उठे। हालांकि टीचर काओ ने पेई ह्यून और उनकी टीम द्वारा खोजी गई रसद सप्लाईज छीन ली थी, लेकिन वह उन्हें हर दिन केवल आधा कप पानी और बिस्कुट का एक छोटा पैकेट ही देता था। उन्हें लगा कि वह कंजूस है और सारा पानी और खाना अपने पास रखना चाहता है। सच्चाई ये थी कि चू जिम्याओ की जल प्रकार की शक्ति, वाटर टाइप एबिलिटी के कारण पेई ह्यून और उनकी टीम ने भोजन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया था और वे केवल थोड़ा ही पानी साथ लाए थे। इसलिए इस समय टीचर काओ की टीम के पास पानी की सबसे ज्यादा कमी थी। छात्रों के इरादों को भांपते हुए टीचर काओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, भाई यांग, जाकर देखो कि हमारे पास कितना पानी है। साथ ही बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ खाली बोतलें या बर्तन भी ले आओ। उसकी बात सुनकर भाई यांग ने सिर हिलाया और पूछा, पेई ह्यून और उसके दोस्तों का क्या? टीचर काओ ने उपहास करते हुए जवाब दिया, चूंकि वे भाग गए हैं इसलिए उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे एक दिन से भूखे हैं। भले ही वे हमसे बचकर भाग जाएं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तूफान और ज़ोंबियों के बीच उनके लिए खाना ढूंढना मुश्किल होगा। भाई यांग ने सिर हिलाया और कहा, फिर मैं अपने भाइयों को बर्तन ढूंढने और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए सूचित कर दूंगा। लेक्चर हॉल छोड़ने के बाद भाई यांग स्टाफ रूम की ओर चला गया और दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वह दंग रह गया। कमरा खाली था। दीवारों और फर्श पर धूल की एक परत के अलावा वहां और कुछ नहीं था। वह अंदर की ओर भागा और चारों ओर देखा। रसद की तो बात ही छोड़िए, वहां बिस्कुट का एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। रसद के बिना उनके लिए लंबे समय तक जीवित रहना असंभव था। पानी होने पर भी उन्हें भोजन की तलाश में बाहर जाना ही पड़ता। बाहर के खतरों के बारे में सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत रिपोर्ट करने के लिए वापस भागा। जब वह लेक्चर हॉल लौटा तो वह तेज कदमों से टीचर काओ के पास गया। उसका पीला चेहरा और घबराहट देखकर टीचर काओ ने हाथ सिकुड़े और पूछा, क्या हुआ? भाई यांग ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, भाई काओ, रसद गायब है। जैसे ही उसने ये सुना, टीचर काओ खड़ा हो गया और चिल्लाया, तुमने क्या कहा? उसकी चिल्लाहट सुनकर छात्रों ने संदेह और जिज्ञासा के साथ उसकी ओर देखा। टीचर काओ ने ये देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली, इतनी सारी रसद ऐसे कैसे गायब हो सकती है? भाई काओ, शायद पेई ह्यून और उसकी टीम ने रसद ले ली है, भाई यांग ने कहा। असंभव, भले ही वे इसे लेना चाहते हों, उन्हें यह नहीं पता था कि हमने इसे कहाँ छिपाया है। और उन्हें रसद लेकर प्रवेश द्वार तक जाना पड़ता और हमने उन्हें देख लिया होता, टीचर काओ ने गहरी चिंता के साथ कहा। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर भाई यांग ने पूछा, भाई काओ, क्या ये संभव है कि बहन वू ने हमें धोखा दिया हो और रसद ले जाने में पेई ह्यून की मदद की हो? वरना वह अचानक क्यों गायब हो गई? वह निश्चित रूप से उनके साथ चली गई होगी। उसकी बात सुनकर टीचर काओ को लगा कि इसमें दम है।
उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा और उसने गाली देते हुए कहा, वह कमीनी, अगर वह मुझे मिल गई तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। भाई काओ, अब हमें क्या करना चाहिए? भाई यांग ने पूछा। अभी वे छात्रों को इसलिए नियंत्रित कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास रसद थी। यदि उनके पास यह नहीं होती तो व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल होता। टीचर काओ की टीम के अधिकांश सदस्यों ने सत्ता में रहने के आनंद का स्वाद चख लिया था। अभी भी कई महिला छात्राएं थीं जिन्हें उन्होंने अभी तक छुआ नहीं था। वे उन्हें भागने देने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? कुछ देर बाद टीचर काओ ने आखिरकार कहा, फिलहाल हमें जितना संभव हो सके बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए। रही बात खाने की, तो हम बारिश रुकने के बाद बाहर जाएंगे। अभी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए भाई यान केवल सिर हिला सका और बोला, ठीक है। उनसे कुछ ही दूरी पर बैठी एक छात्रा नफरत भरी ठंडी नजरों से उन्हें घूर रही थी। उसने अपने दांत पीसे और अपने दर्द से भरे शरीर को घसीटते हुए छात्रों के समूह की ओर ले गई। बुरी खबर दो। वह छात्रा एक कोने में बैठ गई और दीवार से सटकर सहारा ले लिया। उसके पास ही बैठे एक छात्र ने उसे बिस्कुट का एक पैकेट थमाया और कहा, पहले कुछ खा लो। वह छात्रा कुछ देर तक सुन्न होकर बिस्कुट को घूरती रही, फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उसने छात्र की ओर देखा और फटी हुई आवाज में कहा, धन्यवाद। छात्रा के शरीर पर दांतों के निशान और हिकी काटने के निशान देखकर छात्र ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और कुछ नहीं कहा। उसने टीचर काओ को अपनी महिला सहपाठियों को अपमानित करते हुए देखा था, लेकिन न तो उसमें साहस था और न ही उन्हें बचाने की क्षमता। उसे कुछ न करके बुरे लोगों की सहायता करने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह केवल उनके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश ही कर सकता था। छात्रा जानती थी कि टीचर काओ और उसकी टीम का खाना जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने बिस्कुट का केवल एक टुकड़ा खाया और बाकी अपने कपड़ों में छिपा लिया। फिर उसने पानी के 2 घूंट पिए। पानी की यह बोतल उसे तब दी गई थी जब टीचर काओ ने उस पर अपनी हवस निकाली थी। जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर और अपने शरीर के निचले हिस्से में दर्द महसूस करते हुए उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिर पड़े। अपने होंठ चबाते हुए उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे जीवित रहना होगा और अपने माता पिता को खोजना होगा। वह खुद को इस तरह टूटने नहीं दे सकती थी। कुछ ही देर बाद भाई यांग अपनी टीम के साथ कई खाली गैलन बोतलें और तसले बेसिन लेकर लौटा। ये देखकर छात्रों की आंखें चमक उठीं। चूंकि टीचर काओ की टीम भी बारिश का पानी इकट्ठा कर रही थी, इसलिए उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए। सभी ने जल्दी से अपना पानी पिया और अपनी खाली बोतलें भरने के लिए खिड़की की ओर भागे। छात्रा ने उन्हें देखा लेकिन उनके पीछे नहीं गई। जब उसने देखा कि उसके बगल वाला छात्र अपना सारा पानी पीने वाला है, तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे रोका और कहा, तुम्हें अपना पानी बचाना चाहिए। छात्र ने उसकी ओर देखा और कहा, हम बाद में बोतल को बारिश के पानी से भर सकते हैं। छात्रा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि बारिश का पानी पीना सुरक्षित है। न केवल हमें ये पता है कि बारिश में वायरस या बैक्टीरिया हैं या नहीं, बल्कि बारिश से पहले हवा में मौजूद धूल को देखते हुए यह पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। उसकी बातों पर विचार करते हुए छात्र ने आखिरकार उसकी बात मान ली। उसने उसकी ओर एक नज़र डाली और पूछा, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर छात्रा थोड़ा हंसी और बोली, भले ही मैं ठीक न रहूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उसे मार नहीं सकती और मैं खुद को मारना नहीं चाहती। एक पल की खामोशी के बाद छात्र ने अपनी जैकेट उतारी और बिना एक शब्द कहे उसे थमा दी। छात्रा ये देखकर दंग रह गई और उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर दिख रहा था। उसने जैकेट ली, उसे पहन लिया और फुसफुसाई, धन्यवाद। मुझे खेद है, एक पल की शांति के बाद उसने कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि बाहर बारिश के शोर में दब गई। छात्रा ने कुछ नहीं कहा और आराम करने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। खिड़कियां खुली होने के कारण लेक्चर हॉल पहले की तरह उमस भरा नहीं था और हवा की बासी दुर्गंध ताज़ी हवा के झोंके से धुल गई थी। टीचर काओ ने उन छात्रों की ओर देखा जो अपनी बोतलें बारिश के पानी से भरने में व्यस्त थे और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हर कोई खुशी से भरा था और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रात भयानक रूप से शांत थी। उसी समय लिन आन विश्वविद्यालय से कुछ ही दूरी पर ज़ोंबी बारिश के नीचे सिर उठाए और आंखें बंद किए खड़े थे। वे मूर्तियों की तरह स्थिर रहे। बारिश ने उनके सड़े हुए मांस और फटे गंदे कपड़ों को भिगो दिया था। बिना किसी के ध्यान दिए उनका सड़ा हुआ मांस और मृत मांसपेशियां धीरे धीरे विकसित इवॉल्व हुईं। ज़ोंबियों के जोड़ और मांसपेशियां अधिक लचीले और मजबूत हो गए, जबकि उनका मांस अब ढीला नहीं रहा क्योंकि वे और अधिक ठोस हो गए थे। जहां अधिकांश ज़ोंबियों में छोटे बदलाव हुए, वहीं जिन्होंने पहले ही लेवल 1 को पार कर लिया था, उनमें अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। उनकी भूरी आंखें धीरे धीरे रंग बदलने लगी, उनके नाखून और दांत और भी नुकीले हो गए और उनकी ऊर्जा बढ़ गई। जब उनकी भूरी आंखें आखिरकार पूरी तरह से काली हो गईं, तो उन्होंने अपना मुंह खोला और अपना सिर उठाते हुए गले से दहाड़ने लगे। रुआ लिन आन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय लाइब्रेरी की छत पर एक ज़ोंबी ने अपनी आंखें खोलीं।
मध्यम लाल चांदनी में उसकी काली पुतलियां चमक उठीं और उसने अपना सिर उठाकर एक दहाड़ मारी। उस लंबी दहाड़ के बाद 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद स्थिर ज़ोंबियों ने अपनी आंखें खोलीं और हिलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लिन आन विश्वविद्यालय की ओर बढ़ने लगे। उस समय पूरे विश्व में यही घटना घटी, लेकिन तूफान के कारण किसी ने भी आने वाले खतरे पर ध्यान नहीं दिया। लिन आन विश्वविद्यालय से कई किलोमीटर दूर एक रेस्तरां के अंदर जियाओ लिजी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके माथे और पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था और वह भारी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें ऐसे शून्य में थीं मानो वह अभी भी किसी दुष्स्वप्न में फंसी हो। पास ही बैठे पेई यून ने जब उसे अचानक जागते हुए देखा तो उसकी ओर देखा। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और पास आया। वह उसकी कुर्सी के पास उकड़ू बैठ गया और पूछा, क्या बात है? उसकी आवाज़ सुनकर जियाओ लिजी अपने सुन्नापन से बाहर आए। उसकी आंखों में आखिरकार होश लौटा और उसने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। एक पल के बाद उसने कहा, बारिश रुकते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। उसका ठंडा पसीना और पीला चेहरा देखकर उसने पूछा, क्या तुमने कोई दुष्स्वप्न देखा? अपनी आंखें बंद करते हुए जियाओ लिजी ने एक गहरी सांस ली और फटी आवाज में कहा, बारिश के बाद ज़ोंबियों का एक झुंड उठ आएगा। हमें जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा, वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। ये सुनकर पेई यून ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? जियाओ लिजी ने खुद को ऊपर धकेला और जवाब दिया, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि यहाँ बिल्कुल भी ज़ोंबी नहीं हैं? यह बारिश असामान्य है और जब कुछ सामान्य से हटकर होता है तो वह आमतौर पर बुरी खबर ही लाता है। क्या तुम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोच रही हो? पेई यून ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसका अविश्वास देखकर जियाओ लिजी ने उसे मनाने की कोशिश जारी नहीं रखी। इसके बजाय उसने कहा, बारिश रुकते ही मैं निकल जाऊंगी। तुम रुको या जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। बुरी खबर 3। अपनी बात पूरी करने के बाद जियाओ लिजी खड़ी हुई और तीसरी मंजिल की ओर चल दी। पेई यून और उसकी टीम ने पहली मंजिल वाले बाथरूम का इस्तेमाल किया था और वह वहां की दुर्गंध के कारण उसका उपयोग नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह केवल तीसरी मंजिल पर ही जा सकती थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने अपने स्पेस स्थान में प्रवेश किया, अपना चेहरा धोया, अपनी ज़रूरतों से निवृत्त हुई और कुछ खाने के लिए लिया। खाना खाते समय उसके पिछले जीवन की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। इस बारिश के बाद लिन आन शहर की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। हालांकि सरकार या शक्ति धारकों एबिलिटी यूजर्स द्वारा कई शरणार्थी शिविर बनाए जाएंगे, लेकिन वे ज़ोंबी हमलों का सामना नहीं कर पाएंगे। 5 महीने से भी कम समय में ये शहर एक बुथा शहर बन जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, उसे अधिक से अधिक रसद सप्लाईज इकट्ठा करनी थी और यहाँ से निकलना था। जहाँ तक दूसरों की बात थी, न तो उसके पास ऊर्जा थी और न ही उन्हें मदद करने का इरादा। अगर वह रास्ते में लोगों से मिलती तो वह उन्हें खतरे की चेतावनी दे देती, लेकिन बस इतना ही। उसकी प्राथमिकता जीवित रहना था। अपना खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी सहनशक्ति और ताकत बढ़ाने के लिए 2 घंटे तक व्यायाम किया। जब वह कर चुकी तो उसने स्नान किया और कपड़े बदले। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, उसने पानी के 2 तसले और अपने गंदे कपड़े निकाले। उसे जल्द ही उन्हें धोना था, वरना उसके पास साफ कपड़े खत्म हो जाते। जैसे ही उसने टोकरी से अपने कपड़े बाहर निकाले, वह उनकी हालत देखकर दंग रह गई। एक पैंट उठाकर उसने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि कुछ जगह से फटे होने के अलावा वह बिल्कुल नए जैसी साफ थी। कपड़े को अपनी नाक के पास लाकर उसने उसे सूंघा। पसीने की हल्की खट्टी गंध के अलावा वहां कोई और दुर्गंध नहीं थी। वह कुछ पल के लिए सोच में डूबी रही, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे स्पेस में ऑटो क्लीनिंग स्वयं सफाई फंक्शन हो? वह बुदबुदाए, लेकिन जब उसने पैंट पर पसीने की रुक रुक कर आती गंध को महसूस किया तो उसने इस विचार को खारिज कर दिया। अगर उसके स्पेस में ऑटो क्लीनिंग फंक्शन होता तो उसके कपड़ों से अभी भी खराब गंध नहीं आती। हालांकि वह अभी भी अपने स्पेस को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन वह इसके आंशिक सफाई फंक्शन से काफ़ी खुश थी। काले खून, सड़े हुए मांस या भारी दागों के बिना अपने कपड़े धोना बहुत आसान हो जाएगा। उसने पानी में थोड़ा वॉशिंग पाउडर मिलाया और रगड़ने से पहले अपने कपड़ों को भिगो दिया। आधे घंटे बाद उसने कपड़े धोना खत्म किया और उन्हें सूखने के लिए एक डंडे पर लटका दिया। जब वह अपने स्पेस से बाहर निकली और नीचे गई तो उसने देखा कि पेई यून और उसकी टीम एक साथ बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनके गंभीर चेहरों को देखकर लग रहा था कि उसने पेई ने पहले ही उन्हें वह सब बता दिया है जो उसने पहले कहा था। उसे नीचे आते देख चू जिमियाओ ने उसकी ओर हाथ हिलाया और कहा, लिजी, यहाँ आओ। पास जाकर जियाओ लिजी उसके बगल में बैठ गई और पूछा, क्या बात है? सीनियर पेई ने हमें तुम्हारी योजना के बारे में बताया। यहाँ से निकलने के बाद तुम कहाँ जाने की योजना बना रही हो? ली यांग ने पूछा। जियाओ लिजी ने उत्तर देने से पहले पेई यून पर एक नज़र डाली। मैं और अधिक रसद इकट्ठा करने और सांचो शहर संचो सिटी जाने की योजना बना रही हूँ। सांचो शहर? क्या तुम वहाँ किसी को ढूंढ रही हो?
फैंग युन ने पूछा। हालांकि जियाओलिजी के पास ढूंढने के लिए कोई नहीं था, फिर भी उसने सिर हिलाया। मेरा परिवार वहीं रहता है और मैं भी उन्हें खोजने जाने की योजना बना रहा हूँ। क्यों न हम साथ चलें? फैंग युन ने सुझाव दिया। ये सुनकर जियाओलिजी ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं और भौहें सिकुड़ीं। अपने पिछले जीवन में फैंग युन पे यून के समूह में शामिल होने के बाद कभी टीम छोड़कर नहीं गया था। वह अचानक सांचो शहर क्यों जाना चाहता था? उसकी हिचकिचाहट देखकर फैंग युन ने आगे कहा, भले ही हम साथ यात्रा करें, मैं अपनी सुरक्षा और भोजन के लिए खुद जिम्मेदार रहूंगा। मैं बोझ नहीं बनूंगा। एक पल सोचने के बाद जियाओलिजी ने सिर हिलाया। ठीक है। पेई यून ने उसकी ओर देखा और अपनी मदद की पेशकश करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, उसके बैकपैक में मौजूद सैटेलाइट फ़ोन बज उठा। ये सुनकर उसने जल्दी से उसे निकाला और जवाब दिया, हेलो। फ़ोन उठाते ही एक गहरी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, पेई यून, तुम्हारी स्थिति कैसी है? जैसे ही जियाओलिजी ने यह आवाज़ सुनी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पेई यून की ओर मुड़ी और ध्यान से सुनने लगी। कप्तान जिन, हम अभी सुरक्षित हैं। आप कब तक पहुंचेंगे? पेई यून ने पूछा। बारिश रुकते ही हम रवाना हो जाएंगे। क्या तुम अभी भी लिन आन यूनिवर्सिटी में हो? जिन शुयान ने पूछा। नहीं, मैं और मेरे दोस्त पहले ही निकल चुके हैं। हम वर्तमान में यूनिवर्सिटी से 9 किलोमीटर दूर एक रेस्तरां में ठहरे हुए हैं, पेई यून ने जवाब दिया। एक पल की खामोशी के बाद जिन शुयान ने पूछा, तुमने अचानक छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या कुछ हुआ था? कुछ हुआ तो था, लेकिन हमने अपनी दोस्त की चेतावनी के कारण निकलने का फैसला किया। फोन की दूसरी तरफ जिनशुयान उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने पूछा, तुम्हारी दोस्त का नाम क्या है? पेई यून इस अजीब सवाल पर थोड़ा झिझका, लेकिन चूंकि उसे अभी भी जिनशुयान की मदद की जरूरत थी, उसने जवाब दिया, जियाओलिजी। जैसे ही उसने ये नाम सुना, जिनशुयान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके हाथ उत्साह से कांपने लगे और उसे खुद को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें लेनी पड़ीं। मेरी टीम और मैं लगभग 8 घंटे में तुम्हारे स्थान पर पहुंच जाएंगे। यदि संभव हो तो वहीं रुको और हमारा इंतजार करो, उसने फटी हुई आवाज में कहा। ठीक है, पेई यून तुरंत मान गया। अस्थिर सिग्नल के कारण कुछ ही मिनटों के बाद कॉल कट गई। पेई यून ने अपना सैटेलाइट फ़ोन वापस रखा और समूह के पास लौट आया। सुनते सुनते जियाओलिजी को यकीन हो गया था कि यह वही आवाज़ थी जो उसने अपने पिछले जीवन में ज़ोंबियों द्वारा फाड़े जाने से पहले सुनी थी। उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। पेई यून बैठ गया, जियाओलिजी की ओर देखा और कहा, जियाओलिजी, क्यों न तुम सैनिकों के आने तक रुक जाओ और फिर निकलो। उस तरह से यह बहुत सुरक्षित होगा। जियाओलिजी ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। उसे विश्वास था कि वह अकेले शहर छोड़ सकती है, लेकिन वह ये पता लगाना चाहती थी कि वह आवाज़ किसकी थी। छिपा हुआ खतरा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, टीचकाओ, उनकी टीम और छात्रों ने आखिरकार उन सभी खाली बोतलों और बर्तनों को बारिश के पानी से भर लिया जो उन्हें मिल सके थे। कुछ लोग इतने प्यासे और भूखे थे कि उन्होंने बोतलों को दोबारा भरने से पहले बारिश का पानी सीधे पी लिया। कोई नहीं जानता था कि यह कम तापमान के कारण था या खराब स्वच्छता के कारण, लेकिन उस रात कई लोगों को तेज बुखार हो गया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज़्यादातर लोग सो रहे थे। लेकिन भोर में जब आसमान में उजाला हुआ तो एक छात्र को अंततः एहसास हुआ कि उसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति बुखार से तप रहा है। हाथ बढ़ाकर उसने अपने दोस्त को हिलाया और कहा, अरे तुम्हें क्या हुआ है? उसके छूते ही उसका दोस्त बिना जागे जमीन पर गिर पड़ा। इससे घबराकर छात्र ने जल्दी से उसकी जांच की और उसका लाल चेहरा, उखड़ी हुई सांसें और पसीने से तरबतर कपड़े देखे। वह स्पष्ट रूप से बेहोश था और उसकी पीली त्वचा तथा फटे होंठों ने उसकी स्थिति को और भी खराब बना दिया था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छात्र चिल्लाया, टीचर आओ, मेरे दोस्त को तेज बुखार है, कृपया उसकी मदद करें। उसकी बात सुनकर गश्त कर रहे लोगों में से एक दौड़कर वहां आया। छात्र की हालत देखकर उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक दौड़ गई, क्योंकि उसे याद आया कि उनकी टीम के एक सदस्य के साथ अपनी शक्तियां जागृत होने से पहले ऐसा ही हुआ था। वह जल्दी से विभाजन स्क्रीन, डिवाइडिंग स्क्रीन की ओर मुड़ा और पुकारा, भाई काओ, कोई म्यूटेट परिवर्तित हो रहा है। अभी उनकी टीम को शक्ति धारकों, एबिलिटी यूजर्स की सख्त ज़रूरत थी। यदि कुछ छात्र शक्तियां जागृत करने में सफल रहे और उनके साथ जुड़ गए तो इससे उनके समूह को काफ़ी मजबूती मिलेगी। शोर सुनकर टीचर काओ चौंककर जाग गए। उन्होंने उस आदमी को घूरा और डांटा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि ज़ोंबी हमें सुन लें? शर्मिंदा होने के बजाय वह आदमी मुस्कुराया और बोला, भाई काओ, यह अच्छी खबर है। छात्रों में से एक म्यूटेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर टीचर काओ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से अपने जूते पहनते हुए कहा, चलो उसे देखते हैं। हाँ, वे दोनों तेज बुखार वाले छात्र के पास पहुंचे और पुष्टि की कि वह वास्तव में शक्तियों के जागृत होने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। चूंकि शक्ति धारक दुर्लभ थे, इसलिए टीचर काओ ने उन्हें बहुत महत्व दिया।
उन्होंने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, इसे और पानी दो और उसका तापमान कम करने का कोई रास्ता निकालो। अपने दोस्त की देखभाल कर रहे छात्र ने राहत महसूस की। उसे डर था कि टीचर काओ को उनके जीवन की परवाह नहीं होगी, लेकिन अंततः ये पता चला कि उनमें अभी भी ज़मीर बाकी था। धन्यवाद टीचर काओ, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा। जल्द ही और अधिक छात्रों ने अपने दोस्तों के बीच इसी तरह की स्थिति की सूचना दी। 67 छात्रों में से 11 छात्र जागृति अवेकनिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। जहां तक बाकियों की बात थी, उन्होंने केवल थकान और कमजोरी महसूस की, जिसे उन्होंने उचित भोजन की कमी का कारण माना। जो लोग म्यूटेशन के बीच में थे उन्हें एक क्षेत्र में इकट्ठा किया गया और कई छात्रों को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। उन्हें पीने के लिए बारिश का पानी दिया गया और उनके बुखार को कम करने के लिए उनके शरीर को उसी पानी से पोंछा गया। उनसे अनभिज्ञ, वे जितना अधिक बारिश का पानी पीते और छूते थे, उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती जाती थी। सभी का मानना था कि उनके दोस्त शक्तियां जागृत करेंगे और टीचर काओ के समूह में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेंगे। केवल एक छात्रा और उसके बगल वाले छात्र को घबराहट महसूस हो रही थी। दोनों ने ध्यान दिया कि बारिश का पानी पीने के बाद छात्रों की आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और उनकी आंखें लाल हो गई थीं। सफ़ेद हिस्सों में लाल धारियां थीं, जैसे कि वे कई दिनों से सोए न हों। जिन्होंने अधिक बारिश का पानी पिया था, वे अजीब तरीके से चल रहे थे। उनकी हरकतें सामान्य से अधिक सख्त और धीमी लग रही थीं। कोने में बैठी छात्रा फुसफुसाई, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी। छात्र ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वे अभी विचलित हैं। हम पिछले दरवाजे से खिसक सकते हैं। ये सुनकर छात्रा खड़ी हुई और सावधानी से पीछे की ओर बढ़ी। चूंकि टीचर काओ और उनकी टीम छात्रों की स्थिति पर केंद्रित थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया जब वे दोनों चुपचाप निकल गए। लेक्चर हॉल से बाहर निकलने के बाद छात्र ने चलते समय उसे सहारा दिया और पूछा, मेरा नाम गुशाओजे है। तुम्हारा क्या है? छात्रा ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, रोंग मो ए। गुशाओजे ने सिर हिलाया और सुझाव दिया, रोंग मो ए, चलो जीवित रहने के लिए एक टीम बनाते हैं। रोंग मो एर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अपने कस्बे वापस जाना है और अपने माता पिता को ढूंढना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, गुशाओजे ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रोंग मो एर ने आह भरी और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुशाओजे ने मूसलाधार बारिश की ओर देखा और पूछा, अभी भी बारिश हो रही है और हम इमारत नहीं छोड़ सकते। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें भूतल ग्राउंड फ्लोर पर जाना चाहिए और वहां छिपना चाहिए। एक बार बारिश रुक जाने पर निकलना आसान होगा, रोंग मो एर ने कुछ सोचकर जवाब दिया। एक पल विचार करते हुए गुशाओजे ने कहा, तो फिर चलो गार्ड रूम में चलते हैं। ठीक है। योजना बनाने के बाद दोनों नीचे की ओर चल दिए और आधे घंटे बाद गार्ड रूम पहुंच गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और राहत की सांस ली। ये देखते हुए कि रोंग मो एर नंगे पैर थी, गुशाओजे ने लॉकर रूम में छानबीन की और कपड़ों का एक सेट और स्नीकर्स की एक जोड़ी लेकर लौटा। उसने उन्हें उसे थमाते हुए कहा, ये शायद थोड़े बड़े हों, लेकिन कुछ न होने से बेहतर हैं। रोंग मो एर ने उन्हें स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम लॉकर रूम में कपड़े बदल सकती हो, गुशाओजे ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा। रोंग मो एर ने उसके हाव भाव देखे लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अंदर गई, अपने फटे कपड़े उतारे और खुद को साफ करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके दिल में मौजूद नफरत ने उसकी आंखों को लाल कर दिया। उस क्षण उसके मन में एक काला विचार आया, काश मैं उन कमियों को जलाकर मार पाती तो कितना अच्छा होता। वे तो एक साबुत लाश के भी लायक नहीं हैं। जैसे ही यह विचार बना, अचानक उसके हाथों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अचानक लगी आग से घबराकर वह चिल्लाए, आह! उसकी पुकार सुनकर गुशाओजे अंदर भागा और अपने सामने का नज़ारा देखकर सन रह गया। आग और पानी। इस क्षण रोंग मो एर के हाथ लपटों से घिरे हुए थे, जबकि उसके फेंके हुए कपड़े पहले ही जलकर राख हो चुके थे। तेजी से काम करते हुए उसने गुशाओजे एक चिथड़ा उठाया और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह चाहे जो भी करता, लपटें जलती ही रहीं। जब उसने अपना सिर उठाया तो गुशाओजे रोंग मो एर की आंखों को देखकर दंग रह गया। उसकी पुतलियां लाल हो गई थीं, जो इस तरह टिमटिमा रही थीं मानो उनके भीतर लपटें जल रही हों। उसकी चौंकने वाली प्रतिक्रिया को देखते हुए रोंग मो एर डर गई और चिल्ला उठी, गुशाओजे, मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहती। उसके भीतर डर उमड़ पड़ा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन इससे पहले कि वे गिर पाते, उसके शरीर के उच्च तापमान के कारण वे भाप बनकर उड़ गए। ये देखकर गुशाओजे सुन्न रह गया, उसके हाथ अभी भी हवा में ही थे। उसे बचाने की उसकी प्रारंभिक सहज प्रवृत्ति कम हो गई और वह कई कदम पीछे हट गया। उसने राहत की सांस ली और कहा, रोंग मो एर, शांत हो जाओ। उसकी बात सुनकर वह उसे घूरने लगी और पूछा, जब मैं इस तरह जल रही हूं तो तुम मुझसे शांत रहने के लिए कैसे कह सकते हो?
रोंग मो ए, क्या तुम्हें कोई दर्द महसूस हो रहा है? उसने सावधानी से पूछा। जैसे ही उसने उसकी बात सुनी, वह हक्का बक्का रह गई। वह इतनी घबरा गई थी कि उसने अपनी स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब जब उसने इसका जिक्र किया तो वास्तव में उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। उसे केवल अपने शरीर के निचले हिस्से में बनी हुई पीड़ा का ही एहसास हो रहा था। इस एहसास पर उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। गू शाओजे उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया और बोला, बधाई हो रोंग मो ए, तुमने एक महाशक्ति सुपर पावर जागृत कर ली है। इस एहसास ने उसके भीतर उत्साह की एक लहर दौड़ दी। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस शक्ति के साथ वह आखिरकार अपना बदला ले सकती थी। वे कमीने जलेंगे, वे एक साबुत लाश के भी लायक नहीं होंगे। वह उन सबको जलाकर राख करना सुनिश्चित करेगी। लेकिन जैसे ही हंसी थमी, उसकी भावनाएं एक सुनामी की तरह उस पर हावी हो गईं। वह उबडू बैठ गई और अपना सिर नीचे झुकाकर अपने घुटनों को अपनी बाहों में समेट लिया। उसके हाथों की लपटें टिमटिमाईं और छोटी होते होते पूरी तरह गायब हो गईं। उसके कांपते कंधों को देखकर गू शाओजे ने आह भरी। वह उसके पास बैठ गया और बिना एक शब्द कहे उसे गले लगा लिया। उसने कुछ कहने की समझ न होने के कारण खामोशी से सांत्वना देते हुए उसकी पीठ थपथपाए। कुछ देर बाद रोंग मो एर की सिसकियां शांत हो गईं। उसने अपना आंसुओं से भरा चेहरा पोंछा और फटी आवाज में कहा, धन्यवाद गू शाओजे। गू शाओजे थोड़ा हंसा और आत्मग्लानि के भाव के साथ कहा, मैं तुम्हारे धन्यवाद के लायक नहीं हूं। मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, रोंग मो एर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मेरी मदद करने के लिए बाध्य नहीं थे। खुद को दोष मत दो। भले ही उसने ये कहा, लेकिन अपराधबोध अभी भी गू शाओजे पर भारी पड़ रहा था। बातचीत को आगे न बढ़ाते हुए उसने अपना गला साफ किया और कहा, तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। तभी रोंग मो एर को एहसास हुआ कि उसने अपने अंतवस्त्रों के अलावा कुछ नहीं पहना था। भले ही उसे अपवित्र किया गया था, फिर भी एक पुरुष के सामने खुद को इस तरह उजागर पाकर उसे शर्म की गहरी अनुभूति हुई। मैं बाहर जा रहा हूँ, गू शाओजे ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। बाहर वह एक कुर्सी पर ढह गया और सोच में डूब गया। अपने हाथ उठाते हुए उसने देखा कि वे पसीने से भीगे हुए थे। अपनी हथेलियों को अपनी पैंट पर रगड़ते हुए उसने नमी पोंछने की कोशिश की, लेकिन वह चाहे जितना भी रगड़ता, उसकी हथेलियां गीली ही रहीं। उसकी नज़रें अपनी गीली पैंट और अपने अभी भी टपकते हाथों के बीच घूमने लगीं। उसके मन में एक अजीब विचार आया और उसने सोचा, क्या मैं बीमार हूँ? जैसे ही वह किसी अज्ञात बीमारी के बारे में चिंता करने लगा, उसकी हथेली से पानी की एक बूंद फिसली और ज़मीन पर गिर गई। फिर एक और एक और बूंदें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। वह इससे दंग रह गया और उसे याद आया कि कैसे पेयून की टीम के एक सदस्य के पास अपनी उंगलियों से पानी निकालने की शक्ति थी। क्या मैं भी? वह दबी जबान में बुदबुदाया। आवेग में आकर उसने अपनी उंगलियों को अपने मुंह तक उठाया और उन्हें चूसने लगा। ठंडा, ताज़ा तरल उसकी जीभ पर गिरा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पानी ठंडा था। इसका स्वाद बिल्कुल झरने के पानी जैसा था, जिसमें मिठास का हल्का सा एहसास था। पानी की आपूर्ति कम होने के कारण गू शाओजे कई दिनों से प्यास महसूस कर रहा था। उसने सारी हिचकिचाहट छोड़ दी और पीता रहा। पानी से मिलने वाली ठंडी राहत का आनंद लेते हुए वह संतुष्टि में गुनगुनाने लगा। उसी समय रोंग मो एर लॉकर रूम से बाहर निकली, लेकिन उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गू शाओजे वहां बैठा था, उंगलियां मुंह में थीं, आंखें आनंद में आधी बंद थीं और वह उन्हें चूस रहा था। तुरंत उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह उन दरिंदों से बचकर निकली थी ताकि अंत में एक थरकी पर्वत के साथ फंस जाए। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए वह हकलाकर बोली, तब तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर गू शाओजे की तंद्रा भंग हो गई। उसका सुन्न चेहरा साफ हो गया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपनी उंगलियां मुंह से निकाली और हकलाते हुए कहा, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। रोंग मो एर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, तो तुम असल में कर क्या रहे थे? अपने टपकते हाथों को उठाते हुए गू शाओजे ने जल्दी से समझाया, मुझे लगता है कि मेरे पास पानी की शक्ति, वाटर एबिलिटी है। मेरी हथेलियों से पानी निकलता रहता है, इसलिए मैं उसे पी रहा था। उसने संदेह भरी नज़रों से उसके हाथों को देखा, जब तक कि उसने उसकी त्वचा को ढकने वाली और उसकी बाहों से नीचे गिरती पानी की पतली परत नहीं देख ली। उसका गला प्यास से जल रहा था। बिना सोचे समझे वह दौड़कर आए, उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाए, पानी बर्बाद मत करो। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर झुकाया और उसकी हथेली चाट ली। गू शाओजित। उसके शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई और उसका दिमाग सुन्न हो गया। एक सामान्य युवक के रूप में उसके शरीर ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह जानता था कि उसने अभी अभी एक दर्दनाक अनुभव झेला है, इसलिए वह उसे डराना नहीं चाहता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया।
एक दबी हुई आवाज़ में उसने कहा, रोरोंग मो एर का क्या तुम छोड़ सकती हो? मैं तुम्हारे लिए एक पानी की बोतल भर दूंगा। कोई नहीं बचा। रोंग मो एर ने अनिच्छा से उसका हाथ छोड़ने से पहले कुछ और घूंट पानी गटक लिया। उसने जल्दी से अपनी पानी की बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसे ऊपर थाम लिया। उसने उसकी ओर देखा और कहा, गू शाओजे, पानी को अपनी तर्जनी उंगली फोरफिंगर पर केंद्रित करने की कोशिश करो। मैंने म्याओ म्याओ को पहले ऐसा करते देखा था। ये सुनकर गू शाओजे ने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। अपनी आंखें बंद करके उसने भीतर ध्यान केंद्रित किया। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई क्योंकि उसने अपनी नसों में एक गर्म ऊर्जा बहती हुई महसूस की। कुछ ही क्षणों बाद उसकी हथेली का पानी गायब हो गया और उसकी तर्जनी उंगली से एक स्थिर धारा बहने लगी और बोतल में गिरने लगी। दोनों विस्मय में ताकते रह गए। उनकी नज़रें मिलीं और उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। अब उन्हें पानी खत्म होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। जब वे दोनों अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित करना सीख रहे थे, तब लेक्चर हॉल अराजकता में डूब गया। भयभीत चीखें और हताश पुकारें ज़ोंबियों की घुरघुराहट वाली दहाड़ के साथ मिल गईं। अख, बचाओ! एक छात्र के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली जब उसके दोस्त ने उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। गर्दन कटते ही फव्वारे की तरह खून फूट पड़ा, जिससे हवा में लोहे की भारी गंध भर गई और ज़ोंबी पागल हो उठे। रुआ, लेक्चर हॉल के कोने में खड़े भाई यांग ने अपनी ओर झपट रहे सबसे करीबी ज़ोंबी पर संतरे के आकार का एक आग का गोला फेंका। धड़ाक, बूम! आग का गोला ज़ोंबी के चेहरे पर लगा और टकराते ही फट गया। अतीत में यह हमला मस्तिष्क के आधे हिस्से को जलाकर ज़ोंबी को मार गिराने के लिए काफ़ी था। यह मानकर कि वह मर चुका है, भाई यांग ने अपनी सतर्कता छोड़ दी और टीचर काओ की ओर मुड़कर पूछा, भाई काओ, अब हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, एक सड़ी हुई दुर्गंध उसके नथुनों में भर गई। जैसे ही उसने इसे सूंघा, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। कड़क, कुक! उसके शरीर में अचानक एक तीव्र दर्द उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपना सिर घुमाया, तो देखा कि एक ज़ोंबी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, अपने दांत उसके कंधे में गहरे गड़ा रहा था और मांस का एक टुकड़ा फाड़ रहा था। दर्द और डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसने टीचर काओ की ओर एक हताश हाथ फैलाते हुए विनती की, मुंह मुझे बचाओ। कड़क, कड़क, कड़क! उसके कानों के ठीक बगल में घिनौनी घुरघुराहट और चबाने की गीली, चिपचिपी आवाज़ सुनकर उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। इससे पहले कि उसका दिमाग पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। दुनिया घूमने लगी जब तक कि अचानक उसने खुद को अपने ही शरीर को कई ज़ोंबियों द्वारा खाए जाते हुए देखा। वह आतंक से भर गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्दन टूट चुकी है। एक पल बाद उसने डर के साथ देखा कि ज़ोंबी के नुकीले पंजों ने उसकी खोपड़ी में छेद कर दिया है। अपने आदमियों को एक एक करके मरते देख टीचर काओ के माथे और पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी आंखें पागलों की तरह चारों ओर दौड़ रही थीं क्योंकि वह भागने का रास्ता तलाश रहा था। पिछले 2 दिनों में अत्यधिक वासना में डूबे रहने के कारण उसकी सहनशक्ति उस समय से बहुत कम थी जब उसकी शक्ति अभी अभी जागी थी। अब आधे घंटे तक लड़ने के बाद ही वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और ज़ोंबियों के निरंतर हमलों को मुश्किल से रोक पा रहा था। जब उसने देखा कि दरवाजे के पास का इलाका ज़ोंबियों से मुक्त है, तो वह दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, पीछे से एक ज़ोंबी ने उस पर छलांग लगा दी। रुआ, दहाड़ सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रतिक्रिया देने के लिए केवल 1 सेकंड का हिस्सा था। वह एक तरफ झुक गया, ज़ोंबी के नुकीले पंजों से बाल बाल बच गया। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह फिर से उस पर झपटा। हताशा में उसने पास की एक छात्रा को पकड़ा और उसे आने वाले ज़ोंबियों की ओर धकेल दिया। अख! अचानक हुए हमले से छात्रा लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वह अपने पैर जमा पाती, ज़ोंबी उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। ये नज़ारा देखकर टीचर काओ का चेहरा और भी पीला पड़ गया। बिना पीछे मुड़कर देखे वह दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसने उसे जोर से बंद कर दिया और कांपते हाथों से अपनी चाबियां ढूंढने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने दरवाज़ा बंद किया। अंदर से हो रही पागलों की तरह पीटने की आवाज़ और हताश पुकारों को नज़रअंदाज करते हुए वह आपातकालीन सीढ़ियों इमरजेंसी स्टेयर्स की ओर दौड़ा। इस समय उसका दिमाग केवल एक ही विचार से भरा था, भागना। उसे इस जगह से भागना ही होगा। जब तक वह भूतल पर पहुंचा, उसकी सांस फूलने लगी थी और फेफड़े जल रहे थे। जोखिम की परवाह किए बिना उसने प्रवेश द्वार खोला और तूफान में बाहर निकल भागा। मिनटों के भीतर भारी बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया। फिर भी शरीर में ठंड और भारी कदमों के बावजूद उसकी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वह बिना पीछे देखे अंधाधुंध दौड़ता रहा। अंत में 1 घंटे से अधिक समय के बाद उसे एक परित्यक्त खाली घर दिखाई दिया। जब वह लड़खड़ाते हुए अंदर घुसा तो उसके चेहरे पर राहत छा गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और भारी फर्नीचर से उसे बंद कर दिया, फिर थकान से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा।
अपनी पागलपन भरी भागदौड़ में वह सड़कों की डरावनी खामोशी और जमीन में होने वाली हल्की हलचल को नोटिस नहीं कर पाया। उससे 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ज़ोंबियों का एक विशाल झुंड धीमी लेकिन व्यवस्थित गति से लिन आन विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहा था। हर दिशा से और भी ज़ोंबी उस झुंड में शामिल होते जा रहे थे। समय बीतने के साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। जब तक झुंड 1000 तक पहुंचा तब तक उसका बढ़ना बंद हो गया। इस बीच लिन आन विश्वविद्यालय में बारिश रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। गार्ड पोस्ट में फंसे रोंग मो, एर और गू शाओजे केवल पानी पीकर ही अपनी भूख मिटा पा रहे थे। शुक्र है कि ऊर्जा खत्म होने से पहले गू शाओजे 4 लीटर साफ पानी बनाने में सफल रहा था। जहां तक हॉल में बचे हुए छात्रों की बात थी, उनमें से अधिकांश पहले ही ज़ोंबी बन चुके थे, जबकि बाकी को जिंदा ही खा लिया गया था। इस आपदा से कोई नहीं बचा, जिसमें कोने में बंधी मोबिनिक्सू भी शामिल थी। आधी रात तक बारिश आखिरकार कम होने लगी थी। हवा में एक भारी, दम घोंटने वाला तनाव व्याप्त था, जिसके साथ एक छिपा हुआ खतरा भी मंडरा रहा था। पहाड़ी विला माउंटेन विला में जिनशुयान खिड़की के पास खड़ा था और अपनी घड़ी देख रहा था। म्यूटेटिंग परिवर्तन। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बताया, बारिश अचानक रुक गई। तूफान के घने बादल छंट गए, जिससे आसमान में एक अशुभ लाल चांद लटका हुआ दिखाई देने लगा। ये नज़ारा देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी टीम की ओर मुड़ा और बोला, जाग जाओ, चलने का समय हो गया है। सैनिक तुरंत हरकत में आ गए क्योंकि उनमें से अधिकांश की नींद कच्ची थी। 10 मिनट के भीतर उन्होंने अपना सामान बांध लिया और अपने ट्रकों और बख्तरबंद वाहनों आर्मर्ड व्हीकल्स में सवार हो गए। लाल चांदनी की मध्यम रोशनी में उनका काफिला विला से निकल गया और सीधे लिन आन विश्वविद्यालय की ओर चल पड़ा। बख्तरबंद कार के अंदर जिनशुयान ने अपनी घड़ी फिर से देखी। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में भिंच गईं। उसे तूफान के दौरान हताहतों की उम्मीद थी, लेकिन उनकी सावधानियों के कारण उसका कोई भी आदमी ज़ोंबी में नहीं बदला था। हालांकि कोई ज़ोंबी नहीं बना था, लेकिन कई सैनिकों को तेज बुखार हो गया था और वे कोमा में चले गए थे। वे अपनी शक्तियां एबिलिटीज जागृत करने के लक्षण दिखा रहे थे। ज़ोंबी के काटने या खरोंचने से जागृत होने वाली शक्तियों के विपरीत प्राकृतिक कारणों से होने वाली जागृति में जीवित रहने की दर अधिक थी। जब तक वे बुखार को नियंत्रित रखते और पुरुषों को हाइड्रेटेड पानी की कमी न होने देना रखते, तब तक जीवित रहने की संभावना 20% तक अधिक थी। इतनी कम संख्या के बारे में सोचकर जिनशुयान ने एक लंबी सांस छोड़ी। अब वे केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते थे। उसे उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया में उसका कोई भी आदमी नहीं मरेगा। उसी समय एक आकृति सड़क पर अपने घायल शरीर को घसीटते हुए अकड़कर चल रही थी। उसके लंबे बालों ने बहुत पहले ही अपनी चमक खो दी थी और वे पीले और सूखे हो गए थे। चलते समय उसके बाल हवा में फड़फड़ाते और लंटे जमीन पर गिर जाती। उसकी सफ़ेद ड्रेस गहरे, सूखे खून और सड़े हुए मांस से सनी थी। उसकी पिंडली काफ पर पिंग पोंग गेंद के आकार का एक घाव देखा जा सकता था। घाव से खून बहना बहुत पहले ही बंद हो गया था, लेकिन उसके आसपास का हिस्सा धीरे धीरे सड़ रहा था। अपनी पिंडली में दर्द और सिर में चुभन महसूस करते हुए मोबिनिक्सू के मन में उस समय केवल एक ही विचार था, उसे छिपने और जीवित रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। जैसे जैसे उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा था, उसकी आंखों की लाल नसें और घनी होती गईं। उसकी काली पुतलियां पहले ही भूरी हो चुकी थीं और किसी मरी हुई मछली की आंखों जैसी लग रही थीं। मुंह खोलते ही उसके गले से हो की आवाज़ निकली। भले ही उसका दिमाग सुस्त हो गया था और उसे चीज़ों को समझने में लंबा समय लग रहा था, फिर भी वह समझ रही थी कि क्या हो रहा है। वह एक ज़ोंबी में बदल रही थी, एक दिमागहीन राक्षस जो केवल मांस खाना जानता था और घिनौना दिखता था। उसकी आंख के कोने से धीरे धीरे काले खून की एक बूंद लुढ़की और उसने सोचा, मैं राक्षस नहीं बनना चाहती। मेरा अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जीना चाहती हूँ। दुर्भाग्य से वह चाहे कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके शरीर में उत्परिवर्तन म्यूटेशन जारी रहा। आधे घंटे बाद उसने अंततः हिलना बंद कर दिया और सड़क पर खड़ी हो गई। उसका सिर एक अजीब कोण पर पीछे की ओर झुका था और आंखें बंद थीं। उसके हाथ बगल में बेजान लटके थे और उसके पैर अकड़ गए थे। घर्र अगले ही पल उसकी आंखें अचानक झटके से खुल गईं। उसकी भूरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन सुस्त आंखों में स्पष्टता, क्लैरिटी की एक क्षणिक झलक थी। उसका सिर अकड़कर घूमा और उसने चारों ओर देखा, जैसे ये देखने की कोशिश कर रही हो कि वह कहाँ है। उसने काफी देर तक अपने नीले पीले हाथों को ऊपर उठाए रखा और फिर अंत में अपना मुंह खोला और एक जोरदार दहाड़ मारी। रुआ। जैसे ही वह दहाड़ी, दूर से एक और दहाड़ सुनाई दी। रुआ। दहाड़ सुनते ही उसका शरीर अकड़ गया। थोड़ी देर बाद वह मुड़ी और अकड़कर लिन आन विश्वविद्यालय की ओर चलने लगी। उसी समय 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर ज़ोंबियों की विशाल भीड़ में अचानक खलबली मच गई। उनमें से आधे नियंत्रण से बाहर हो गए और इधर उधर भटकते हुए दहाड़ने लगे। जैसे जैसे ज़ोंबी आगे बढ़ते रहे, इधर उधर भटकने वाले धीरे धीरे पीछे छूट गए और समूह से अलग हो गए।
विशाल झुंड अचानक आधा रह गया और जमीन पर होने वाली गड़गड़ाहट कम हो गई। इस बीच लिन आन विश्वविद्यालय में रोंगमो, एर और गुशाओजे ने देखा कि बारिश रुक गई है। उन्होंने एक बैकपैक ढूंढा और गार्ड रूम में मिले कपड़ों का एक सेट, जूतों की एक जोड़ी और जो भी खाना या दवा मिल सकती थी उसे पैक कर लिया। जब वे काम पूरा कर चुके तो उन्हें एक लॉकर में कई टैक्टिकल बैटन डंडे मिले। उन्होंने एक अपनी जांघों पर बांध लिया और बाकी अपने बैकपैक में रख लिए। ये बैटन विशेष सामग्री से बने थे और बहुत टिकाऊ थे। वे इनका उपयोग हथियारों के रूप में कर सकते थे। वे दोनों शक्ति धारक एबिलिटी यूजर्स थे और बैटन का वजन उनके हाथों में हल्का महसूस हो रहा था। बैटन के अलावा उन्हें 2 लड़ाकू चाकू फाइटिंग नाइव्स, एक मल्टीटूल चाकू, एक पॉकेट चाकू और एक टेजर कट वाला हथियार भी मिला। चूंकि रोंगमो एर के पास उच्च प्रहार क्षमता वाली अग्निशक्ति फायर एबिलिटी थी, इसलिए उसने केवल एक लड़ाकू चाकू लिया और बाकी गुशाओजे को दे दिए। गार्डों की टैक्टिकल यूनिफॉर्म पहनने के बाद वे दोनों अंततः गार्ड रूम से बाहर निकले और प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। इस बार उन्होंने दूर से ज़ोंबियों की दहाड़ सुनी और एक दूसरे की ओर देखा। चूंकि दहाड़ें बाईं ओर से आ रही थीं, इसलिए उन्होंने दाईं दिशा में जाने का फैसला किया। वे पार्किंग स्थल की ओर बढ़े और एक एसयूवी चुनी जिसमें पीछे ट्रक बेड था। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने बेकार की चीज़ें बाहर फेंक दीं और चाबियों की तलाश की। 5 मिनट बाद भी उन्हें चाबी नहीं मिली और उनके पास इंजन को सीधे तारों से जोड़ने, हॉट वायरिंग की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें से किसी ने पहले कभी कार नहीं चुराई थी, इसलिए वे केवल अपनी किस्मत आजमा सकते थे। गुशाओजे ने अपने हाथों में 2 केबल पकड़े और उन्हें बार बार आपस में रगड़ा। 10 मिनट बाद इंजन आखिरकार दहाड़ते हुए चालू हो गया। ये सुनकर वह जल्दी से ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और बोला, चलो चलें। रोंगमो एर ने सिर हिलाया और पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। कार में केवल आधा टैंक गैस ईंधन था, इसलिए उन्होंने पहले एक गैस स्टेशन खोजने का फैसला किया। धड़कते दिलों के साथ वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े और विश्वविद्यालय से बाहर निकल गए। उनसे अनभिज्ञ काली आंखों की एक जोड़ी उनकी दिशा में टिकी हुई थी। जैसे ही उस आकृति ने पीछा करने के लिए अपना शरीर नीचे झुकाया, दूर से एक दहाड़ आई। दहाड़ सुनते ही उसने दिशा बदल दी और दहाड़ की दिशा में बढ़ गई। क्षेत्रीय लड़ाई, टेरिटोरियल फाइट। 1 और घंटे के बाद ज़ोंबी झुंड आखिरकार लिन आन विश्वविद्यालय से 1 किलोमीटर दूर रुक गया। 5 मंजिला इमारत की छत पर पहुंचकर लंबे अंगों वाले एक ज़ोंबी ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ मारी। रुआ। जैसे ही दहाड़ गूंजी, दूर से एक और दहाड़ आई। 10 मिनट बाद अचानक उस ज़ोंबी के पीछे एक आकृति दिखाई दी और उसने अपने विशाल हाथ घुमाए। हमले को भांपते हुए लंबे अंगों वाले ज़ोंबी ने हमले को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर किए। धड़ाक। टक्कर से हवा की लहरों का एक घेरा बन गया, जिससे चारों ओर धूल और मलबा उड़ने लगा। धूल और हवा के शांत होने से पहले ही लड़ाई के केंद्र से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। रुआ। इसके बाद विशाल हाथों वाले ज़ोंबी ने अचानक कुछ मीटर की दूरी पर छलांग लगा दी। धड़ाक। 2 बास्केटबॉल के आकार का एक आग का गोला उसके पास से उड़ गया और जोरदार विस्फोट के साथ अगली इमारत से टकराया। छत चकनाचूर हो गई, जिससे दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। ज़ोंबी एक दूसरे को दूर से घूरते हुए धीमी आवाज़ में गुर्राने लगे। दिमागहीन राक्षसों के रूप में वे अपनी सहज प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित थे और अपने क्षेत्र टेरिटरी को लेकर बहुत आक्रामक थे। इसलिए जब भी एक ही स्तर लेवल के 2 ज़ोंबी एक ही स्थान पर दिखाई देते, वे तब तक लड़ते जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता। कुछ सेकंड बाद अग्नि प्रकार फायर टाइप के ज़ोंबी ने अचानक अपना सिर उठाया और अपना मुंह चौड़ा खोला। अगले ही पल एक और आग का गोला तेज गति से विशाल हाथों वाले ज़ोंबी की ओर बढ़ा। आते हुए हमले को देखकर विशाल हाथों वाला ज़ोंबी आग के गोले से बचने के लिए उछल गया, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर उतर पाता, एक और आग का गोला उसके सामने था। धड़ाक। बूम। जैसे ही हमला लगा, अग्नि प्रकार का ज़ोंबी आगे बढ़ा। उसके पंजों का निशाना विशाल हाथों वाले ज़ोंबी के सिर पर था। खतरे को भांपते हुए विशाल हाथों वाला ज़ोंबी एक तरफ कूद गया। चटाक। अग्नि प्रकार के ज़ोंबी के पंजे निशाने से चूक गए और उसकी जगह जमीन में धंस गए। अपने पंजों के तीखेपन और अपनी अपार शक्ति के कारण उसका आधा हाथ जमीन में दफन हो गया। अवसर का फायदा उठाते हुए विशाल हाथों वाला ज़ोंबी झपटा और पीछे से अग्नि प्रकार के ज़ोंबी के शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। चटाक चटाक चटाक। जैसे ही विशाल हाथों वाले ज़ोंबी ने अपनी बाहें कसी, हड्डियों के टूटने की आवाज़ हवा में गूंज उठी। विशाल हाथों वाले ज़ोंबी ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिससे अग्नि प्रकार का ज़ोंबी अपने संघर्ष के बावजूद एक ही जगह पर फंस गया। अगले ही पल उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और अग्नि प्रकार के ज़ोंबी की गर्दन को काट लिया। रुआ। हालांकि अग्नि प्रकार के ज़ोंबी को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसने घबराहट की झलक के साथ एक झुंझलाहट भरी दहाड़ मारी। उसने हिंसक रूप से संघर्ष किया जबकि विशाल हाथों वाला ज़ोंबी उसका मांस काटता रहा, उसका सिर उखाड़ने की कोशिश कर रहा था।
वह जानता था कि अगर उसने खुद को मुक्त नहीं किया तो वह हार जाएगा। एक अंतिम हताश संघर्ष में अग्नि प्रकार के ज़ोंबी ने अपने शरीर के चारों ओर आग की एक परत बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग किया। जब विशाल हाथों वाले ज़ोंबी ने लपटें देखीं तो उसने पकड़ नहीं छोड़ी। इसके बजाय वह और भी पागल हो गया और अपने दुश्मन की गर्दन पर और जोर से काट लिया, जबकि आग उसके सड़े हुए मांस को जला रही थी। चटाक, कड़क, अचानक हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की आवाज़ हवा में भर गई। एक सेकंड बाद ज़ोंबियों को घेरने वाली लपटें गायब हो गईं और एक सिर ज़मीन पर लुढ़क गया। इस छोटी सी लड़ाई के बाद छत पर काला खून और सड़ा हुआ मांस बिखर गया। विशाल हाथों वाले ज़ोंबी ने बिना सिर वाले धड़ को एक तरफ फेंक दिया और कटे हुए सिर को उठा लिया। अपना एक जला हुआ हाथ उठाकर उसने अपनी उंगलियां खोपड़ी के आर पार घुसा दीं। जब उसने अपना हाथ पीछे खींचा तो उसकी उंगलियों के बीच एक लाल रंग का क्रिस्टल कोर दबा हुआ था। अपना मुंह खोलकर उसने क्रिस्टल कोर को निगल लिया और फिर अपना सिर उठाकर एक जोरदार दहाड़ मारी, अपने क्षेत्र की घोषणा करते हुए। रुआ। दहाड़ के बाद सड़क पर मौजूद बेचैन ज़ोंबी तितर बितर हो गए। ज़ोंबियों के बीच मो बेनिक्सु, जो पहले ही उनमें से एक बन चुकी थी, ने अचानक हाथ बढ़ाकर पास के एक ज़ोंबी को पकड़ लिया। उसने अपनी बाहों से उसकी खोपड़ी को फाड़वत जारी रखी। तेज धूप में बहते काले खून से उसकी सफ़ेद ड्रेस धीरे धीरे गहरे लाल रंग की हो गई। उसी समय जिन शुयान और उसकी टीम मुख्य सड़क पर दाखिल हुई। चूंकि लिन आन विश्वविद्यालय उपनगरों सबर्ब्स में स्थित था, इसलिए सड़क शहर के केंद्र जितनी भीड़भाड़ वाली नहीं थी। परिणामस्वरूप रास्ता साफ था और उन्होंने सुचारू रूप से यात्रा की। लेकिन यात्रा की सुगमता के बावजूद वह अपने दिल की बेचैनी को दूर नहीं कर सका। जब सुबह के 10 बजे तो उन्होंने आखिरकार कुछ अजीब देखा। सड़क पर कोई ज़ोंबी नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो सर्वनाश का अस्तित्व ही न हो। पैसेंजर सीट पर बैठे जिन शुयान ने पेई यून से संपर्क करने की कोशिश में बार बार डायल किया। कई प्रयासों के बाद आखिरकार कॉल जुड़ गई। हेलो, हम आ रहे हैं, तैयार रहो। जब हम पहुंचेंगे तो हम तुरंत निकल जाएंगे, जिन शुयान ने कहा। हमारे पास अपनी कारें हैं, हम अभी निकल रहे हैं और आपसे सड़क पर मिलेंगे। एक पल सोचने के बाद जिन शुयान ने कहा, ठीक है। जब कॉल खत्म हुई तब पेई यून और उसकी टीम पहले से ही रसोई और गोदाम पेंट्री में मिली रसद लाद रहे थे। उन्होंने अपने वाहनों में सवार होने से पहले हथियार के रूप में कुछ छड़ें और औजार इकट्ठे किए। उनके जाने के बाद जियाओ लिजी रसोई में गई और चूल्हों तथा गैस सिलेंडरों को अपने स्पेस में जमा कर लिया। फिर वह गोदाम में गई और अलमारियों शेल्व्स को स्टोर कर लिया। बाद में स्पेस में अपनी रसद को व्यवस्थित करने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बनाई। सब कुछ लेने के बाद ही उसने रेस्तरां छोड़ा। तब तक रसद को पिछली सीट और छिपे हुए खानों में रखा जा चुका था, जिससे ट्रक का पिछला हिस्सा ट्रक बेड खाली रह गया था। पार्किंग स्थल छोड़ने से पहले पेई यून ने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, जियाओ लिजी, हमारे पीछे पीछे रहना। ये सुनकर जियाओ लिजी ने मन ही मन अपनी आंखें घुमाईं। मुझे क्यों नहीं पता चला कि यह युवा मालिक इतना बातूनी नैगिक है, उसने मन ही मन सोचा। जियाओ लिजी, पेई यून ने फिर पुकारा। इस डर से कि वह अपनी बकबक जारी रखेगा, वह खिड़की पर झुकी और बोली, मुझे पता है, बस गाड़ी चलाओ। जवाब से संतुष्ट होकर पेई यून ने आखिरकार खिड़की बंद की, इंजन चालू किया और पार्किंग स्थल से बाहर निकल गया। जियाओ लिजी ने उसका पीछा करने से पहले एक पल के लिए रियरव्यू मिरर पीछे देखने वाला शीशा पर नजर डाली। आज ही यह मैं हूँ। 10 मिनट पहले जियाओ लिजी ने लिन आन विश्वविद्यालय की दिशा से लड़ाई की हल्की आवाज़ें सुनी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके पिछले जीवन में जो कुछ हुआ था वह अभी भी घटित हो रहा था। एकमात्र अंतर यह था कि इस जीवन में उसके अतीत के बुद्धिमान उच्च स्तरीय ज़ोंबियों को बारिश से पहले ही खत्म कर दिया गया था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्या उसके कार्यों से भविष्य बदलेगा या वह अपने पिछले जीवन की तुलना में अधिक समय तक जीवित भी रह पाएगी। जियाओ लिजी को कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार उसके पुनर्जन्म ने भाग्य की धारा को पहले ही बदल दिया था। जहां तक मो बेनिक्सु की बात थी, यह अफसोस की बात थी कि वह उसे अपने हाथों से नहीं मार सकी। लेकिन जैसे जैसे ज़ोंबी म्यूटेट परिवर्तित होंगे, लिन आन विश्वविद्यालय जल्द ही ज़ोंबियों का घोंसला बन जाएगा। वह कितनी भी शक्तिशाली या साजिशकर्ता क्यों न हो, वह यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकती। वह केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि मरने से पहले वह जिंदा खाए जाने के डर और दर्द का अनुभव कर सके। 1 घंटे से अधिक की ड्राइविंग के बाद वे अंततः उपनगरीय क्षेत्र से बाहर निकल गए और मुख्य सड़क पर दाखिल हुए। कुछ ही देर बाद उन्होंने विपरीत दिशा से कई सैन्य बख्तरबंद वाहनों और ट्रकों को आते देखा। ये देखकर पेई यून ने गति धीमी कर दी और गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। उसके पीछे चलते हुए ली यांग और जियाओ लिजी ने भी अपनी गति धीमी की और अपनी कारें पार्क कर दीं। अपने वाहन के अंदर बैठी जियाओ लिजी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और काफिले को धीमा होते और सड़क किनारे रुकते हुए देखा। उसने मान लिया था कि पेई परिवार केवल सैनिकों के एक छोटे समूह को भेजेगा। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वारिस को वापस घर ले जाने के लिए इतने सारे सैनिक भेज दिए।
जैसे ही उसने सैनिकों को अपने वाहनों से बाहर निकलते देखा, उसने अपने पिछले जीवन से पेई परिवार की किसी भी याद को याद करने की कोशिश की। बेस पर जीवित बचे लोगों से सुनी गई जानकारी के टुकड़ों से वह जानती थी कि पेई परिवार हुआक्सिया के सबसे बड़े बेस में से एक के पीछे की प्रमुख ताकतों में से एक था। हालांकि उनका बेस विशाल था, जिसमें सांचो शहर के बेस की तुलना में जीवित बचे लोगों की संख्या 3 गुना अधिक थी, फिर भी उनकी समग्र शक्ति सांचो बेस से थोड़ी कमजोर थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसकी नज़र एक बख्तरबंद वाहन से बाहर निकलते एक लंबे आदमी पर पड़ी। वह यहाँ क्यों है? उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखते ही वह हैरानी में बुदबुदाए। जैसे ही जिन शुयान कार से बाहर निकला, वह बड़े कदमों से सड़क पार करने लगा। उस समय पेई यून और उसकी टीम भी अपने वाहनों से बाहर निकल आए और उसकी ओर देखने लगे। लेकिन उनका अभिवादन करने के बजाय वह तेज कदमों से सीधे आखिरी कार की ओर चला गया। 2 मिनट के भीतर वह पहले से ही वाहन के पास खड़ा था और खिड़की खटखटा रहा था। एक संक्षिप्त विराम के बाद खिड़की नीचे लुढ़की, जिससे वह चेहरा सामने आया जिसे देखने के लिए वह इतने सालों से तरस रहा था। जैसे ही उसने पुष्टि की कि वह जीवित है और सांस ले रही है, उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू भर आए। बिना एक शब्द कहे उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचा। उसकी चौड़ी हथेली ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ा और उसे करीब खींच लिया। सबकी नज़रों के सामने वह नीचे झुका और उसके कोमल होठों को चूम लिया। जैसे ही उसके पतले गर्म होंठ जियाओ लिजी के होंठों से टकराए, वह सुन्न रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और एक पल के लिए वह प्रतिक्रिया देना ही भूल गई। जिन शुयान का चुंबन उतावलापन भरा लेकिन कोमल था। वह जानता था कि इस जीवन में उसकी लड़की शायद उसे भूल गई हो, इसलिए उसने बहुत देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। उसके होठों को संक्षेप में चूमने और सहलाने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। उसकी सुन्न आंखों में देखते हुए वह धीरे से हंसा। अपनी आंखें बंद करके उसने उसके माथे को चूमा और फटी आवाज में बुदबुदाया, आह जी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उनसे कुछ ही दूरी पर सैनिकों के जबड़े जमीन पर गिरते गिरते बचे जब उन्होंने अपने कप्तान को अचानक एक लड़की को चूमते हुए देखा। यहाँ तक कि किनलुजी, जो उसे सालों से जानता था, पूरी तरह दंग रह गया। वे 6 साल से अधिक समय से परिचित थे और यह पहली बार था जब उसने जिन शुयान को किसी महिला के करीब जाते देखा था। पास से देख रहे पेई यून को भी उतना ही गहरा सदमा लगा। प्रारंभिक आश्चर्य के बाद उसकी नज़र धीरे धीरे ठंडी हो गई और उसने अपनी मुठियां भींच लीं। उनकी प्रतिक्रियाओं से बेखबर जियाओ लिजी ने अपने सामने खड़े आदमी को घूरा, अनजान होने का नाटक किया और पूछा, तुम कौन हो? हालांकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसे उनके बचपन की यादें न हो, फिर भी जिन शुयान को उसकी बातों से निराशा की एक टीस महसूस हुई। उसका चेहरा दुख से भर गया और उसने पूछा, आह जी, क्या तुम्हें वाकई में याद नहीं हूं? उसकी आवाज़ में एक गहरी शिकायत थी, मानो अगर वह सिर हिलाने की हिम्मत करेगी तो वह टूट जाएगा। जियाओ लिजी ने उसकी आंसुओं भरी पिल्ले जैसी पपी लाइक आंखों को देखते हुए अपने होंठ चाटे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सांचो बेस का निर्दयी पत्थर दिल नेता अब उसे ऐसे देख रहा था मानो उसके साथ बहुत गलत हुआ हो। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने ईमानदार होने का फैसला किया और कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे याद नहीं है। उसने सोचा था कि वह उसकी बातों से परेशान या हतोत्साहित होगा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वह मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अगर आह जी को याद नहीं है। जब तक मुझे हमारा वादा याद है उतना ही काफ़ी है। उसने उसकी गर्दन को धीरे से सहलाया और धीमी आवाज़ में कहा, आह जी, हम बचपन के यार, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। हमने जीवन भर साथ रहने का वादा किया था। हम हैप्पी अनाथालय, हैप्पी ऑर्फनेज में पले बड़े। ये समझ में आता है कि तुम मुझे भूल गई। जब मैं गया था तब तुम केवल 7 साल की थीं। अपनी बात के अंत में उसने पछतावे की एक आह भरी। वे इतने करीब थे कि वह उसकी मर्दाना खुशबू को सूंघ सकती थी और अपने मुंह में उसका स्वाद महसूस कर सकती थी। उसकी बात सुनने के बाद उसके दिमाग में एक सुंदर लंबे लड़के की एक धुंधली छवि कौंधी। उसने कुछ देर उसे गौर से देखा और फिर झिझकते हुए पूछा, भाई यान? परिचित नाम सुनकर जिन शुयान मुस्कुराया और जवाब दिया, आह जी, यह मैं हूँ। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, पेई यून अचानक पास आया और बोला, कप्तान जिन, ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। जिन शुयान ने दखलंदाजी पर अपनी बाहें थोड़ी सी कुर्नी, लेकिन अपनी पीठ सीधी की और जियाओ लिजी को जाने दिया। उसने सिर हिलाया और कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। एक साहसी विचार। बोलने के बाद जिन शुयान ने जियाओ लिजी की कलाई थामी और धीरे से लेकिन दृढ़ता के साथ उसे पैसेंजर सीट की ओर ले गया। बिना किसी प्रतिरोध के वह बैठ गई और उसने उसे सीट बेल्ट लगाने दी। जब वह काम पूरा कर चुका तो वह झांग युआन की ओर मुड़ा और आदेश दिया, झांग युआन, हम फैक्ट्री क्षेत्र, फैक्ट्री एरिया की ओर जा रहे हैं। रास्ता दिखाओ। उसका आदेश सुनकर झांग युआन ने सिर हिलाया और कहा, जी कप्तान। फिर जिन शुयान ने जियाओ लिजी के लिए ड्राइवर की भूमिका संभाली और ड्राइवर सीट पर बैठ गया।
पेई यून की ओर देखते हुए उसने कहा, यंग मास्टर पेई, आप निश्चिंत होकर बख्तरबंद वाहन आर्मर्ड व्हीकल का पीछा कर सकते हैं। बाकी सब मैं देख लूंगा। पेई यून ने एक पल के लिए उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं और फिर जियाओ लिजी पर एक नज़र डाली। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा और अपनी जीप की ओर चल दिया। इसके तुरंत बाद उसने इंजन चालू किया और काफिले के पीछे हो लिया। उसके बगल में बैठे फैंग्यून ने अचानक आह भरी और कहा, एक सुंदर फूल का हमेशा कोई ना कोई मालिक होता ही है। ये सुनकर पेई यून ने उसे घूर कर देखा और ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। उसका खराब मूड भांपते हुए फैंग्यून ने लुओ जिंग के साथ नज़रों का आदान प्रदान किया और समझदारी से चुप रहने का फैसला किया। कोई स्पष्ट रूप से जल रहा था, उसे न उकसाना ही बेहतर था। उनके पीछे जियाओ लिजी ने गाड़ी चला रहे आदमी का निरीक्षण किया और पूछा, भाई यान, आपकी आगे की क्या योजना है? उसकी कोमल आवाज़ सुनकर जिन शुयान का मूड बेहतर हो गया और उसने पलटकर पूछा, आह जी, क्या तुम्हारी कोई योजना है? उसने उसकी ओर देखा और अपने पिछले जीवन की आखिरी कॉल को याद किया। जिस क्षण उसे फाड़ा गया था, उससे ठीक पहले ऐसा लगा था मानो कोई उसे पकड़ने की कोशिश में इमारत से कूदा हो। वह व्यक्ति शायद यही जिन शुयान रहा होगा। उसका ध्यान भटकता देख जिन शुयान ने रियरव्यू मिरर पीछे देखने वाले शीशे के माध्यम से उसे देखा और पूछा, आह जी, तुम क्या सोच रही हो? उसकी बात सुनकर जियाओ लिजी अपने विचारों से बाहर आई, सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। मैं सांचो शहर जाने से पहले और रसद सप्लाइज इकट्ठा करने की योजना बना रही हूँ, उसने आगे कहा। उसकी बात सुनकर जिन शुयान की आंखों में क्षण भर के लिए चमक आए और फिर वे सामान्य हो गईं। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर आह जी जाना चाहती है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी सैन्य वर्दी पर नजर डालते हुए जियाओ लिजी ने पूछा, क्या आपको पेई यून को जियांगनिंग शहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ऐसा करना ही होगा? उसने बदले में पूछा। खैर, उसने कहा था कि आपको और आपकी टीम को उसके पिता ने उसे वापस जियांगनिंग शहर ले जाने के लिए भेजा है, जियाओ लिजी ने जवाब दिया। उसकी बात पर जिन शुयान ने उपहास करते हुए कहा, उसकी बातें करने की हिम्मत तो देखो। उसके पिता ने मुझसे उसे बचाने आने की भीख मांगी थी, मैंने उसे जियांगनिंग शहर वापस भेजने के लिए कभी सहमति नहीं दी थी। इसके अलावा उसका पिता सिर्फ एक व्यवसायी है, उसे मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जियाओ लिजी ने उसकी ओर देखा और गौर किया कि स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जिन शुयान और पेई परिवार के बीच कोई असामान्य संबंध था। जब वह चुप रही तो जिन शुयान ने अपनी भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या हुआ? आह जी को मुझ पर विश्वास नहीं है। मुझे आप पर विश्वास है, जियाओ लिजी ने थोड़ा हंसते हुए कहा। एक पल के बाद उसने अचानक पूछा, भाई यान, आप कैसे हैं? क्या आप इन सभी वर्षों में अच्छी तरह से रह रहे हैं? उसके अचानक किए गए सवाल से जिन शुयान सकपका गया। उसके पिछले जीवन की यादें, उसकी मृत्यु के बाद उसने जो नर्क झेला था, उसके दिमाग में कौंध गईं और उसके दिल में जानलेवा इरादा, मर्दस इंटेंट, उमड़ पड़ा। अपनी भावनाओं को दबाने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने लापरवाही से जवाब दिया, तुम्हें बहुत याद करने के अलावा मैं ठीक ही रहा हूँ। फिर उसने आगे कहा, आह जी, तुमने मेरे 12वें जन्मदिन पर मेरी दुल्हन बनने का वादा किया था और हमने एक चुंबन और वचन भी साझा किया था। इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम मुझे फेंक नहीं सकती। जियाओ लिजी ने भौहें सिकोड़ी और संदेह के साथ पूछा, मैंने ऐसा किया था? ये सुनकर जिन शुयान उसकी ओर मुड़ा और बोला, आह जी, तुम अपना वादा तोड़ने की योजना तो नहीं बना रही हो, है ना? मैं इससे पहले कि वह जवाब दे पाती उसने अपनी बात जारी रखी, आह जी, जब मुझे ले जाया गया तो मैं हमारे वादे पर टिका रहा और कभी किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं गया। मैंने खुद को तुम्हारे लिए पवित्र रखा। मैं पहले ही 25 साल का हो गया हूँ और तुम एकमात्र लड़की हो जिसे मैंने कभी गले लगाया या चूमा है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे कोई नहीं चाहता। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं क्या करूँगा? उसने एक आह के साथ पूछा। उसकी बातों से जियाओ लिजी दंग रह गई। एक पल के लिए उसे गंभीरता से संदेह हुआ कि क्या ये वही आदमी है जो उसके पिछले जीवन में एक अधिपति ओवरलॉर्ड बना था। उनका चेहरा और शरीर एक जैसा था, लेकिन उनके व्यक्तित्व दिन और रात की तरह अलग क्यों थे? ये व्यक्ति बहुत बेशर्म था। उसने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार वह अपने पिछले जीवन में कभी उसे ढूंढने नहीं आया था। उसने उसे पहले भी देखा था और उसने कई बार उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसे यकीन था कि वे सिर्फ इत्तेफाक थे। जब भी उसने उसे बचाया था वह किसी मिशन के दौरान हुआ था और उसने दूसरों के साथ उसे भी बचा लिया था। शायद वह उसके जीवन में केवल एक राहगीर रही थी। उसे बचाना किसी आवारा कुत्ते या भिखारी को बचाने से अलग नहीं रहा होगा, इसका कोई मतलब नहीं था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वह अचानक झुंझला गई और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी बातों को गंभीरता से न लेना ही बेहतर था। उसके पिछले जीवन के कठोर सबक उसे बहुत महंगे पड़े थे और वह इस जीवन में फिर से वही गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। गाड़ी चलाते समय जिन शुयान ने उसके मूड में अचानक आए बदलाव को भांप लिया।
उसके उदास और खींचे हुए चेहरे को देखकर उसके माथे पर गहरी शिकन आ गई। पहिए को कसकर पकड़ते हुए उसने उसके पिछले जीवन की घटनाओं को याद करने की कोशिश की। जो जानकारी उसने जुटाई थी उसके आधार पर उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। वह कभी भी पेई यून और उसकी टीम के साथ शामिल नहीं हुई थी। इसके अलावा उस दूसरी महिला को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसने घटनाओं के क्रम को बदल दिया है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसकी आंखों में संदेह की चमक कौंधी। उसने रियरव्यू मिरर में उसके प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन को देखा और उसके मन में एक साहसी विचार ने जड़ जमा ली।